नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश आरओ के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश का पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे। यह टॉपिक जो है एग्जाम में इन्वायरमेंट टॉपिक का भाग है और यह जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर साल जो है कि कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है कि प्रदूषण क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन है वायु में, जल में, मृदा में, इससे जीवन और जीवन पर आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, प्रदूषण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं हम देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कि पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विभाग के रूप में 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है कि मेरठ और वाराणसी में स्थित है। तो ध्यान रखिए, जो पर्यावरण निदेशालय है इसका स्थापना किया गया और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में स्थित है। अब ऐसे ही देखिए, 23 जून 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शहरी वन लगाने की योजना की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि शहरी वन योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो 1993 में। अब अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केंद्र का गठन किया। तो देखिए, 2005 में जो है पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केंद्र का गठन किया गया। अब दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूं कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं वो या तो करंट अफेयर से आते हैं या तो उसके ईयर पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी स्कीम योजना स्टार्ट की गई तो आपको एक तरफ वो स्कीम दिया रहेगा, दूसरी तरफ साल, उसको आपको मैच कराना है। तो इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, तो 2005 में जो है कि पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केंद्र का गठन किया गया। अब ऐसे ही देखिए, पर्यावरण जो रिपोर्ट है सर्वप्रथम 2010 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम पर्यावरण रिपोर्ट है वो कब जारी किया गया था, तो 2010 में। कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार ने 3 नवंबर 2014 को जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया। अब यहाँ देखिए, 2014 में क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इसके संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शेष कमेटी गठित करने का प्रावधान है। तो आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसकी स्थापना 2014 में होती है। और हमने अभी इसके पहले देखा कि 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया। 2014 में जो है कि जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया और 2005 में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केंद्र का गठन किया गया। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसमें आपको मेनली जो है कि ईयर वाले देखिए आपको ज्यादातर दिखेंगे। अब आगे चलिए, प्रयोगशाला एवं जलवायु गुणवत्ता का अनुश्रवण। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ तथा 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। तो जो ये प्रदूषण के नियंत्रण या इसकी जांच के लिए जो है कि लखनऊ में केंद्रीय प्रयोगशाला है और अन्य जिलों में जो है 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित है। इसके अलावा 2 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर, उन्नाव में और फिरोजाबाद में वायु प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो ध्यान दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2011 से 40 माइक्रोन मोटाई वाली पॉलीथीन की थैलियां प्रतिबंधित कर दी है। तो
जो है कि 2011 में जो है कि जो पॉलिथीन की थैलियाँ होती हैं वो प्रतिबंधित है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम कब जो है कि पॉलिथीन की थैलियाँ बंद की थी, वो भी 40 माइक्रोन से 40 माइक्रोन की मोटाई वाली, और इसका उल्लंघन करने पर जो है कि जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया गया था। अब आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु या इसके जागरूकता के लिए जो है कई सारे जो है दिवस चलाए गए। तो देखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस स्टार्ट किया गया या मनाया जाता है, किसके लिए? पर्यावरण प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु या लोगों में जागरूकता हेतु। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। और अब इसके बाद जो है अन्य कुछ जो पर्यावरणीय दिवस है उसको आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि सारे डेट जो है वो 22 है, बस मंथ चेंज है। तो देखिए 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, अभी हमने यहाँ देखा, और 22 जून को जो है विश्व वर्षा वन दिवस, रेन फॉरेस्ट। वर्षा वन को क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट। तो इन जो है 6 नामों को आप याद रखिए, 4 ये 2 ये आपको जो है कि उंगलियों पर रटे होनी चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अब 16 सितंबर का डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 16 सितंबर 1987 को जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 16 सितंबर, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के संरक्षण से है। तो याद रखिए, यह भी एग्जाम में पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो 1987 में। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब आगे देखिए कि पर्यावरण के हम देखते हैं कि कितने घटक हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्यावरण के जो है कि 2 घटक हैं, और इसके भी जो है उप घटक हैं। तो पहले देखते हैं हम कौन से हैं। तो पहला घटक जो है वो जैविक घटक है, मतलब लिविंग जैविक घटक, और जो है ये अजैविक घटक दूसरे हैं, अजैविक घटक मतलब नॉन लिविंग। तो ध्यान रखिए, अब जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं। देखिए जैविक घटक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, और अपघटक डिकम्पोजर आते हैं। अब उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। तो देखिए उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे जो है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते। तो उत्पादक। उपभोक्ता कौन है? जंतु, जीव जंतु, जैसे मनुष्य, शेर, ये जो है क्या है? उपभोक्ता है, ये जंतु है। तो ये जो है अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जैव घटक में जो है तीसरे अब घटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। जो ये डिकम्पोजर है, सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी में रहते हैं, छोटे छोटे ड्यू, जो इन सारी वस्तुओं को, जो मरे हुए खाद्य पदार्थ है उनको खा के अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए अजैविक घटक वाले में भी 3 घटक हैं। इसमें क्या है? भौतिक घटक, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है कार्बनिक। तो देखिए कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक पदार्थ। अब भौतिक पदार्थों में देखिए क्या है कि भौतिक कारक में तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, और वायुमंडलीय दाब है। ये पर्यावरण के घटक जरूर हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं है। कौन है? नॉन लिविंग है। इनमें जो है कि
जान नहीं होता, लेकिन ये है पर्यावरण के घटकों में से एक है। और ऐसे ही अकार्बनिक पदार्थों में जो है जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये गैसेस हैं। जल और जो है कि वाटर वेपर। कार्बनिक पदार्थों में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। ये सारे जो है पर्यावरण के घटक हैं, तो आपको याद रखिए। इनका एग्जाम से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में समझदारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे देखिए, अब हमारा जो है कि प्रदूषण खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण, जो वाटर पोल्यूशन है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए वाटर पोल्यूशन सबसे पहले देखिए है क्या। जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला परिवर्तन जो है, जो कि मानव तथा अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो, उसे कहते हैं जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने कुछ कार्य या कदम उठाए हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्य वो है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के माध्यम से जो है धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो देखिए सबसे पहला काम का क्या होता है? उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है। कब? 1974 में। इसे ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का ही दायित्व सौंपा गया है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण बोर्ड, इसका काम दो है, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए और जल दोनों के लिए है। तो जल प्रदूषण बोर्ड, लेकिन यह जल और वायु दोनों के नियंत्रण का काम करता है। देखिए यहाँ लिखा है कि यह जो है वायु प्रदूषण के निवारण का भी दायित्व सौंपा गया है इसको, और यह जल के लिए तो है ही। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछिएगा कि वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किस कानून द्वारा किया जाता है या किस बोर्ड द्वारा? तो जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई 1982 को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ही जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इस बोर्ड के अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालय की भी स्थापना की गई, और इसी बोर्ड को जो है कि जीव चिकित्सा, जो वायु अपशिष्ट है, उनका भी प्रबंधन एवं हस्तांतरण का दायित्व सौंपा गया है। तो अब ध्यान दीजिए कि इसी बोर्ड को वायु का, जल का और जो है मेडिकल वेस्ट है उनका प्रबंधन करने की दायित्व सौंपी गई है। तो अब आप यहाँ समझिए कि उत्तर प्रदेश में स्थित 1500 प्रदूषणकारी उद्योगों, ऐसे उद्योग जो कि एक दिन में 100 किलो कचरा जनरेट करते हैं, तो ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया गया। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाली 13 जो है कि मेन नदियां, जैसे गंगा, यमुना, गोमती जैसी नदियां एवं तालाबों को भी शामिल किया गया। तो इसके अंदर जो है उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत इसके द्वारा जो है कि 1500 उद्योगों को चिन्हित किया गया, और जो है 15 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया इसका मॉनिटरिंग करने के लिए। अब देखिए, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता और अनुश्रवण कार्यक्रम, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो अनुश्रवण का काम क्या होता, मतलब इसका समीक्षा या मॉनिटरिंग करना, निगरानी। तो राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। यह परियोजना केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा 70% वित्त पोषित है। तो यह योजना तो वैसे है उत्तर प्रदेश के लिए भी है, लेकिन यह है राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का। तो राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाया गया किसके द्वारा?
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, CPCB द्वारा, और यह जो है 70% इसके द्वारा वित्त पोषित है, 30% राज्य द्वारा। अब गोमती नदी की निगरानी, अनुश्रवण का होता है निगरानी। तो देखिए गोमती नदी की निगरानी क्या है। इसके अंतर्गत गोमती नदी के जल का निगरानी प्रतिदिन लखनऊ में किया जाता है, ताकि इस नदी के जल की गुणवत्ता का जो है अनुश्रवण तथा जल की गुणवत्ता का सही पहचान हो सके। अब देखिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की जाती है? 1985 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिकतम 3 ml प्रति लीटर तथा DO जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि 5 ml प्रतिदिन तक सीमित किया जाए। तो आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो 1985 में स्थापित हुई, इसका मेन काम है कि यह जो है कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है 3 ml प्रति लीटर करे, और जो है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को 5 ml प्रति लीटर तक सीमित करना था। अब देखिए गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में, तो ये जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के अंतर्गत जो है गंगा कार्य योजना स्टार्ट किया गया। इसके पहले चरण में जो है 5 नगरों क्रमशः फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर को शामिल किया गया। इन नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट, सौदागृह और पंप स्टेशन का आदि का निर्माण किया गया। अब सीवेज ट्रीटमेंट और सौदागृह और पंप स्टेशन का निर्माण इसलिए किया गया कि इन सब के माध्यम से जल का जो प्रदूषण है वो रोका जा सके। तो पहले चरण में जो है केवल 5 नगरों में किया गया, फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर। इन जगहों पे जो है कि गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया जाता था उद्योगों के माध्यम से। तो सबसे पहले इन्हीं 5 जो है शहरों को चिन्हित किया गया। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से वो 5 शहर हैं। अब आगे देखिए इसके दूसरे चरण में जो है कि राज्य सरकार के सहयोग से 1993 में प्रारंभ किया गया। इस चरण में गंगा एवं उनकी सहायक यमुना नदी और गोमती नदी को शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे चरण में जो है गंगा और गोमती नदी को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 3 घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना का निर्माण किया गया, और इसके अंतर्गत टोटल जो है 22 नगरों को शामिल किया गया, 5 पिछले वाले और 17 नए। तो याद रखिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है नवंबर 2009 में स्थापित किया गया। अभी तक तो ये केंद्र की योजना से काम चल रहा था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, और 2009 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद की जो है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण विकसित की। 2009 में केंद्र सरकार की तर्ज पर इसका गठन किया गया। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और सदस्य कौन होता है? राज्य सचिव के मुख्य सचिव। तो आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? CM, और इसका जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी, सदस्य। तो ये बातें आपको जो अध्यक्ष है ये तो याद रखना ही रखना है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्टर दे, लेकिन नहीं, CM जो होता है वो अध्यक्ष होता है। अब देखिए यमुना कार्य योजना का संचालन जो है चंपाल सरकार के सहयोग से प्रदेश की कुल 8 नगरों में, कौन से नगर हैं वो? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इटावा में किया गया। तो आपको ध्यान देना है कि यमुना कार्य योजना का संचालन कौन सरकार कर रही है? जापान की सरकार। उत्तर प्रदेश में गोमती कार्य योजना के अंतर्गत कुल 3 शहरों, कौन? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। अब जो ये गोमती नदी है ये पूरे उत्तर प्रदेश में तो फैली नहीं है, और ये जो है कि 3 बड़े शहरों से होकर गुजरती है। कौन से? लखनऊ से, सुल्तानपुर से और जौनपुर से होकर गुजरती है। तो इन शहरों को जो है चिन्हित किया गया। और यमुना जो है इन शहरों से होकर गुजरती है। जैसे कि बड़े शहरों की बात की जाए तो आगरा से, मथुरा से, इटावा से होकर गुजरती है। तो दूसरे तरीके से आपको जो है यहाँ पर्यावरण प्रदूषण तो पढ़ना ही है कि कौन सी सरकार की। एक दूसरा एंगल आपका ये होना चाहिए कि आपको याद रहे कि यमुना नदी कौन से जगह से गुजरती है।
तो दूसरा एंगल आपका ये भी जो है आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन गए कि कौन से शहर से कौन सी नदी गुजरती है। अब चलिए देखते हैं कि हम जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, हमारी लाइफ में जो है जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है। तो देखिए, एक तरफ प्रदूषण हो गया, प्रदूषक, पोल्यूटेंट, और दूसरी तरफ इसका इफेक्ट। तो देखिए, जल प्रदूषण में आपने आर्सेनिक का नाम सुना होगा। सरकार जो है घरों में जो हैंडपंप होती है, समय समय पर उसमें पानी में आर्सेनिक की मात्रा की जांच करती है। तो देखिए, आर्सेनिक से क्या होता है, कैंसर होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। तो ब्लैक फुट रोग का आप याद रखिए। दूसरा प्रदूषक कैडमियम होता है, आर्सेनिक और कैडमियम की बराबर जांच होती है, और फ्लोराइड की, सीसा की। तो कैडमियम से जो रोग होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त कणिकाओं का क्षय, मिचली आना, दस्त आना और हृदय का रोग। बेरिलियम से कैंसर होता है। तो दूसरी बात आपको यहाँ थोड़ा देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जल प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। तो आपको पहले तो ये याद रखना है। तो देखिए, आर्सेनिक है, कैडमियम है, बेरिलियम है, फ्लोराइड है, और लीड जो सीसा है, पारा है, मरकरी, क्रोमियम, सिलेनियम, मल जल मतलब सीरीज, और कार्बन जो है कार्बनिक रसायन, नाइट्रेट और मैग्नीज। तो ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं जो कि जल प्रदूषण के कारक हैं। तो इनसे रोगों को आप देखिए, फ्लोराइड से क्या होता है, दांतों का फ्लोरोसिस रोग, हड्डियों का क्षय। तो एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, या दांत का रोग जो होता है किससे संबंधित है, तो फ्लोराइड से। शीशे से देखिए क्या होता है, कैंसर तो हर चीज से होता है, तो उसको छोड़िए। एनीमिया होता है, तंत्रिका तंत्र का कुप्रभाव होता है, महिलाओं में जो महिलाओं का गर्भवती होती हैं उनको प्रभावित करता है, तो ध्यान देना है। पारा जो होता है, देखिए इससे भी मस्तिष्क का कुप्रभाव होता है, अत्यधिक विषैला होता है। क्रोमियम से देखिए चर्म रोग, खुजली, कैंसर होता है। सिलेनियम से बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग। और ऐसे देखिए, मल सीवेज से क्या होता है कि पेचिश, आंत्र, कुपोषण, ऐसे ये सारे हैं। अब नाइट्रेट से आप याद रखिए कि इससे क्या होता है, मिथेमोग्लोबिन, क्या है, मिथेमोग्लोबिनीमिया। इससे कौन सा रोग होता है, मिथेमोग्लोबिनीमिया रोग, और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये दोनों बातें, ब्लू बेबी सिंड्रोम तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किससे होता है, तो नाइट्रेट से। और मैग्नीज से जो होता है निमोनिया होता है। तो दोनों बातें नाइट्रेट वाली आपको याद रखनी है कि इससे क्या होता है, मिथेमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब अगला देखिए, कुछ सरकार ने जो है कि नदियों के साथ साथ झीलों के प्रदूषण का भी कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, झीलों के लिए जो है स्टार्ट किया गया उसका नाम है झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 प्रमुख झीलों, जो प्रदेश की 4 मेन झील है, कौन कौन सी वो झील है, रामगढ़ झील गोरखपुर। तो आपको इस योजना के अंतर्गत कौन सी झील है याद रखना है, और ये झील कहाँ है ये भी याद रखना है। तो देखिए, रामगढ़ झील कहाँ है, गोरखपुर में। मानसी गंगा झील कहाँ है, मथुरा में। तो म से मथुरा, म से मानसी गंगा। लक्ष्मी ताल कहाँ है, झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मी से झांसी। अब ऐसे ही मदन सागर झील कहाँ है, महोबा में। तो म से महोबा, म से मदन। ऐसे ही आप याद करिए ट्रिक के माध्यम से, मानसी गंगा झील, मथुरा, लक्ष्मी ताल झांसी, मदन सागर झील महोबा, और रामगढ़ झील जो है गोरखपुर में। तो इन सब झीलों को जो है कि झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। अब देखिए, जल प्रदूषण में ठोस कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। अब इन जल प्रदूषण के जो मुख्य कारण है निम्न प्रकार है। तो देखिए, कौन से क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, उद्योग से निकलने वाले कचरा से क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है कि इसमें मरकरी होता है, कैडमियम होता है, लेड होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये मरकरी, लीडियम, कैड, आर्सेनिक, कैडमियम से कौन से रोग होते हैं,
लेकिन हमने यहाँ ये नहीं देखा कि यह किससे निकलते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि उद्योगों से क्या निकलते हैं, मरकरी, कैडमियम और लीड जैसे प्रदूषक। सीवेज जो जल है वो मानव पशुओं के मल को अपने साथ साथ ले जाते हैं। इनमें कई जीवाणु हानिकारक पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड आदि मिलते हैं। तो सीवेज में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। अब ऐसे ही साबुन से निकलने वाले पानी में भी प्रदूषक होते हैं जो हम लोग घर पे साफ करते हैं कपड़ा। अब आगे देखिए, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त इमारतों में प्रयोग होने वाले जैसे कि फास्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि जो है नदी में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC छिड़काव से जल प्रदूषित होता है और यह जो है कि समुद्री जानवर, मछलियों और पक्षियों को हानिकारक होते हैं। नाइट्रेट और फास्फेट लवण की साधारणता उर्वरक में प्रयोग की जाती है। ये जो लवण है उर्वरक के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। यह जो लवण है वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित करती है और जल को भी प्रदूषित करती है और मृदा को भी प्रदूषित करती है। कच्चा तेल कुओं से निकलते समय जो है समुद्र में मिल जाता है जिससे कि जल प्रदूषण होता है। तो ये कुल 6-7 टाइप है जिससे कि जल प्रदूषण होता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण। अब हम पढ़ते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। और ध्वनि प्रदूषण जो हुआ है कि मेनली ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो कितना ध्वनि का स्तर किसके लिए कितना है। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी हाल ही के एग्जामों में। तो इसमें देखिए पहले ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, तो नियंत्रित अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि। तो असल में ये है अनियंत्रित अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जो अनियंत्रित होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। तो आपको याद रखना है इसको कहाँ मापते हैं, किससे, डेसिबल से। 0 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि सुनाई देने लगती है। फुसफुसाहट में बोलने पर ध्वनि की तीव्रता जो होती है 30 डेसिबल। तो एग्जाम में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग करके, फुसफुसाहट से, उद्योग से निकलने वाला साउंड से कितने डेसिबल होते हैं। तो आप ध्यान देते चलिए, अगर कोई व्यक्ति फुसफुसा रहा है आपस में तो वो 30 डेसिबल का होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जो 40 से 50 डेसिबल तक मनुष्य को सहने लायक होती है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य कितने डेसिबल तक ध्वनि जो है सह सकता है। तो 40 से 50 तक। तो ये होता है, इससे अधिक होगा तो उसके लिए हानिकारक होगा। अब हम देख लेते हैं कि और कुछ स्तर जो है हमारे सोसाइटी में कितने ध्वनि स्तर से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए, अगर सामान्य रूप से कोई बातचीत कर रहा है, मतलब फुसफुसा रहा है, बातचीत कर रहा है, श्रवण सीमा जो सामान्य श्रवण सीमा है, अगर 20 डेसिबल से कोई बात कर रहा है या कुछ चीजें उतनी ध्वनि प्रोड्यूस कर रही है तो आपको सुनाई दे सकता है 20 डेसिबल तक का। तो इतना सुनने योग्य है, मतलब इतने, इससे कम के नीचे आप नहीं सुन पाएंगे। तो याद रखिए इसका, ये सामान्य श्रवण सीमा है। अब सामान्य वार्तालाप कितना होता है, तो अभी हमने देखा कि अगर कोई आदमी फुसफुसा रहा है तो वो 30 डेसिबल होगा। अगर वो नॉर्मल बोलने लगेगा तो 50 से 60 डेसिबल पे बोलेगा। सुनने की क्षमता में गिरावट कब आती है, अगर 75 डेसिबल से जो है डेसिबल से कोई साउंड इससे ऊपर का आ रहा है तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी, कहोगे थोड़ा धीरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। चिड़चिड़ाहट कितने पे होगी, 80 पे होगी। मांसपेशियों में उत्तेजना 90 पे, और दर्द की सीमा कितना होगी, 120। और 120 से होगा तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और चिड़चिड़ाहट जो है ये 80 जो है वो उद्योग का है, उद्योग से निकलने वाले जो साउंड है वो उसका 80 रहता है। और 120 से ऊपर जो है यह जेट इंजन। तो आप याद रखिए। अब इसके लिए देखिए कुछ सरकार ने रोकथाम भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा इसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण अधिनियम सन 2000 को
प्रतिस्थापित किया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों एवं न्यायालयों के आसपास क्षेत्र में न्यूनतम 100 मीटर के क्षेत्र को शांत घोषित किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिए। एग्जाम में ये लिमिट देके पूछ सकता है कि इस अधिनियम के तहत कितना लिमिट है कि कितने दूर तक जो है शांत घोषित है। तो आपको हो सकता है 50 मीटर दे, 200 मीटर दे, 150 मीटर दे, 100 मीटर दे। तो 100 मीटर है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। अब देखिए वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता का ह्रास, गुणवत्ता क्या है कि वायु की गुणवत्ता गिर जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो, तो क्या होगा? वायु प्रदूषण। अब देखिए मानव 24 घंटे में लगभग 22,000 बार सांस लेता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस के अगर आप बायो के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि 24 घंटे में जो है मानव कितनी बार सांस लेता है। तो अगर आपको 1 मिनट का पता है तो निकाल सकते हैं। देखिए आगे, इसमें प्रयुक्त वायु की मात्रा लगभग 35 गैलन या 16 किलोग्राम है। अब इतनी बार अगर सांस लेंगे तो आप 16 किलो जो है ऑक्सीजन खपत कर लेंगे। ऐसी वायु को हानिकारक अवयवों से मुक्त हो उसे शुद्ध वायु कहते हैं। ऐसी वायु जो हानिकारक पदार्थों से मुक्त हो उसे शुद्ध वायु कहते हैं। वायु के मुख्य घटकों में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, हमें पता है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ कितना, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः ये 3-4 होते हैं। तो ये और थोड़ी थोड़ी जो होता है आर्गन होता है, नियॉन जैसे गैस पाए जाते हैं। अब इनकी सांद्रता हम देख लेते हैं क्या है। हमारे जो वायुमंडल में गैस है उसमें आपको पता है कि मेजर जो है नाइट्रोजन 69% है और ऑक्सीजन जो है 20% है और बाकी के अन्य हैं। तो देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना, इसके अंतर्गत अप्रैल 2006 में प्रदेश में लखनऊ एवं कानपुर में सीएनजी की आपूर्ति प्रारंभ की गई। तो ध्यान दीजिए कि जो सीएनजी गैसेस हैं, जो आजकल सीएनजी की कारें चलती हैं, उसका प्रारंभ कब होता है? सन 2006 में। किसके अंतर्गत? वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत। तो आजकल सीएनजी कार काफी बिक्री हो रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे दाग दिया जाए, तो ध्यान रखिए। स्वचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए। इसके अंतर्गत प्रदेश में 6 शहरों में, कौन से? नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में एक स्वचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना की गई। मतलब वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का जो है स्थापना किया गया 6 जगहों पे। एक तो पूर्वांचल में देखिए कहाँ है? वाराणसी में, और बाकी लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा में। अब देखिए वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है, मानव के जीवन में वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि वायु को कौन कौन से जो पदार्थ हो प्रभावित करते हैं। तो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यह जो वाहनों के अधजले ईंधन से निकलने वाला प्रदूषण है। क्लोरीन, धूल कण, एस्बेस्टस कण, लेड कण, मैग्नीज कण, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ऐसे देखिए हाइड्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्जीन, पारे की वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और रेडियोधर्मी कण। तो ये सब है दोस्तों। अब एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है। तो देखिए रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, इससे मिलकर विषैला पदार्थ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि अनेक व्याधियां पैदा होती हैं। तो आपको मेजर याद रखना है कि इससे क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है ये। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ये होता है। बाकी के आप देख सकते हैं
क्या होता है, नॉर्मल सारी बीमारियां हैं। अब देखिए, थर्मल वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न कणों से होने वाले रोग। तो ये जो थर्मल वायु प्रदूषण है, अब हमने नॉर्मल वायु प्रदूषण पढ़ा, अब जो थर्मल पावर प्लांट जैसे कोयला आधारित जो प्लांट है, उससे कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, इससे क्या होता है कि कपास की डस्ट से क्या होता है, विसिनोसिस। क्या होता है, विसिनोसिस। ये आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कपास के डस्ट से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विसिनोसिस होता है। गन्ने की धूल से क्या होता है, तो बेगासोसिस। अनाज की धूल से क्या होता है, कृषक फुसफुस। और सिलिका से क्या होता है, सिलिकोसिस। कोयला कण से क्या होता है, एंथ्रोपोसिस। तो कोयला कण, ये थर्मल पावर प्लांट से जो कोयले के धूल कण निकलते हैं, उससे क्या होता है, एंथ्रोपोसिस। अब आपको पता होगा कि जो एंथ्रासाइट है, ये कोयले का ही एक टाइप है। तो इसी से जो एंथ्रा से बना है कोसिस। तो आपको नाम ये सारे ध्यान रखने हैं। अब देखिए, कुछ जो है हम इसको देख लेते हैं कि ओजोन परत में जो हमारा वायुमंडल है, उसमें ओजोन परत है। ओजोन परत जो है कि पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकता है। तो देखिए, ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत वो चीज है कि सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित एवं परिवर्तित कर पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी की रक्षा करता है, अंततः जो है यहाँ लोगों की रक्षा होती है। इस आवरण को ओजोन सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ये है। अब देखिए, जो ये ओजोन सुरक्षा कवच है, यह वायुमंडल के भीतर जो है ओजोन लेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो आपको पता है कि अगर ये पृथ्वी है, तो इसके कई सारे लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये पहले के बाद जो दूसरी परत है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी हाइट कितना है, 11 किलोमीटर से ऊपर। तो यहाँ से 11 किलोमीटर तो ये है, और 11 से 35 के बीच में ये है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये वाली जो जगह है, इसी को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ऊंचाई तक जो है घने आवरण के रूप में पाई जाती है। तो ये जो ओजोन परत है, इसी में होती है। और समय के साथ जो है वायु प्रदूषण से इसमें हो गया है छेद। तो देखिए, इसमें क्या है कि वायु प्रदूषण पाई जाती है। तो कम सांद्रण में यह गैस जो है 10 से 15 किलोमीटर एवं 30 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। तो यह जो है 11 से यहाँ मेसोस्फीयर तक पाई जाती है, 50 तक। ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। कौन से, ये। तो ओजोन जो है, इसको O3 कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं इसमें। अब इनसे जो है कि देखिए, बहुत सारी रोग होते हैं, जैसे मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, पौधे में होने वाला विपरीत प्रभाव, समुद्री जीव को हानि, ये सारे होते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन एवं ओजोन का संतुलन बिगड़ रहा है। आज के समय में जो है कि ऑक्सीजन का और ओजोन का संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए ओजोन में छेद हो रहे हैं। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो प्रमुख गैसें हैं, अब एग्जाम में ये पूछा गया कि ओजोन परत को कौन सी गैसें हानि पहुंचाती हैं। तो देखिए, CFC है, HFC है, और CC4 है। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब हम वायुमंडल की जो परतें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जब देख ही रहे हैं तो देखिए, यहाँ ऊंचाई दिया है, यह ओजोन परत है, और यह तापमान है। तो मेनली तापमान आपको नहीं याद रखना है, बाकी आपको ओजोन परत का एक तो क्रम याद रखना है और इसकी हाइट। तो अगर ये पृथ्वी है, तो ये पहला लेयर जो है, ये कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। यह पहला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। और इसकी हाइट कितनी है, धरती से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक। तो यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर। और इसमें जो है कि इंसान इसी में रहते हैं, और इसका तापमान जो है 15 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब दूसरा लेयर हमारा जो है, वो ट्रोपोस्फेयर है।
तो इसके बाद की जो दूसरी लेयर आती है यह है ट्रोपोस्फेयर। अब इसकी हाइट देखिए यहाँ 11 से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक है। अब इसके ऊपर की जो लेयर है उसे कहते हैं मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर तीसरी वाली जो लेयर है इसे मेजोस्फेयर कहते हैं। यह 50 से 85 किलोमीटर तक है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये जो मेजोस्फेयर है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेयर है या परत है जिसमें कि तापमान 0 हो जाता है। पहले तापमान का क्या है, देखिए तापमान पहले तो धीरे धीरे कम होता है, फिर एक जगह शून्य होता है। तो पूछा जाता है कि ये जो शून्य होता है वो कौन सी लेयर है, तो मेजोस्फेयर है। अब यहाँ देखिए 2 डिग्री से 92 डिग्री तक हो रहा है, तो मतलब यह 0 में भी आता है, फिर 92, फिर यहाँ से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये है टेम्परेचर पहले धीरे धीरे देखिए ऊपर जाता है, धीरे धीरे फिर कम होने लगता है, फिर कम होने के बाद एक बार 0 होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो ये कौन सा लेयर है, मेजोस्फेयर। अब इसके बाद जो लेयर होता है वो होता है चौथा लेयर, वो है थर्मोस्फेयर। अब देखिए इसका नाम है थर्मोस्फेयर, मतलब थर्मल, मतलब कोई चीज तो गर्म हो रही है। तो इसका टेम्परेचर देखिए 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है, कितना 1200। और इसी लेयर में जो है इसका लेयर कितना है, देखिए 500 किलोमीटर, 85 से 500 किलोमीटर ऊपर तक के थर्मोस्फेयर है। और इसके नीचे वाले जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। तो इसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। इसके बाद 500 से बाद के जो है वो एक्सोस्फेयर है। और इसमें टेम्परेचर जो है असीमित रूप से बढ़ता है। और इसी थर्मोस्फेयर में ही हमारे जो सैटेलाइट उपग्रह है इसी में रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और जो हमारे रेडियो स्टेशन है, जितने भी उपग्रह हैं सब इसी लेयर में है। कहाँ, थर्मोस्फेयर में। तो हमें याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन है, मेजोस्फेयर में टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, 0 में डिग्री सेल्सियस, और थर्मोस्फेयर में हमारे जो उपग्रह हैं ये रहते हैं। अब आगे देखिए हम पढ़ते हैं लास्ट में हमारा मृदा प्रदूषण है। तो देखिए अब मृदा प्रदूषण होता क्या है, तो मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति में अनुकूल परिवर्तन आए तो उसे क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण। कमी आए, उसकी गुणवत्ता में और उसकी उर्वरक क्षमता में कमी आ जाए उसे मृदा प्रदूषण कहेंगे। अब इसके कारण क्या है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो है कि अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा बनती है। और यह अम्लीय वर्षा जो है भूमि की उर्वरक क्षमता को नष्ट करती है। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज अम्लीय हो जाएगी तो उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। कई उर्वरक जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट, लोग इसका जो है उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करते हैं। इससे जो है कि मृदा की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है। और बाकी कीटनाशकों के छिड़काव से भी। अब देखिए मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या है, तो इससे ये प्रभाव है कि इससे भूमि की उत्पादक क्षमता घटती है, फसल पेड़ पौधे जो है ठीक से बढ़ नहीं पाते, भूमि ऊसर हो जाती है और मृदा का क्षरण होता है, जिससे कि बाढ़ की विकराल समस्या आती है। अब आगे हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है नाभिकीय परमाणु परीक्षणों, जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है ये न्यूक्लियर टेस्ट होता है। जब हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण का हुआ था, या अन्य देशों ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करते रहते हैं समय दर समय, तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियर परमाणु परीक्षणों से क्या होता है, फलस्वरूप रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा रेडियो एक्टिव किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं, जिससे कि रेडियो धर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब देखिए रेडियो धर्मी प्रदूषण से मनुष्य के लाइफ में प्रभाव क्या होता है, तो इससे ट्यूमर की समस्या होती है, मनुष्य की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, समय से पहले जो गाल का सफेद हो जाना, और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जल प्रदूषित होता है, समुद्र का, नदियों का, मृदा
की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। ये सारी हैं जो अन्य बहुत सारी हैं जो कि प्रॉब्लम उत्पन्न करती हैं। देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, मनुष्य एवं पेड़ पौधे के लिए हानिकारक होती है। तो आपको दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होती है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे काम करती है, न कि नाभिकीय संलयन। दो चीजें होती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो होता है यह सन में होता है, सूरज में जो होता है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, और जो नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिक का नियंत्रित विखंडन। अब देखिए, परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, एकदम सही है। हिम नदी पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, बीमारियां फैलेंगी, प्रवाल भित्तियां विरंजन होगी, खत्म हो जाएंगी। तो चारों होंगे इसके, ऑप्शन हमारा डी होगा। अब अगला देखिए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सही है, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक विकास ये नहीं है, जन सामान्य का पुनर्व्यवस्था। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा, ये जो है नहीं है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2030 है। अब देखिए, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, वो इसके लेखक कौन है। तो एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक पूछ रहा है कौन है। तो ये कौन है, रेचल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये यूपी का है, एमपी का, राजस्थान, इसके ट्रांजैक्शन पे है, लेकिन हरियाणा नहीं है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मानव से, तो एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित। इसका हिंदी देखेंगे तो आप मानव जनित पर्यावरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। तो देखिए क्या है शाकनाशक का उदाहरण, तो यह है सोडियम क्लोरेट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण जैव सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि लाइकेन को कहते हैं जैव सूचक। अब देखिए, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो धान के खेत से एग्जाम में पूछा गया कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हमारा पर्यावरण का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।